जावा बीन्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये एक आपके पास कंपोनेंट बेस्ड आप कह लें कि एक आपके पास अप्रोच है। कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच का मतलब यह है कि आपने जावा बीन को यूज करते हुए आपने अपना एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट डिजाइन कर लेना है, और फिर आपने उस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को आप किसी भी डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर आप उसे यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बड़ी जनरल एग्जांपल दी जा रही है कि जैसे हार्डवेयर डिजाइनर्स जो हैं, वो जब भी कोई उन्होंने कोई नया सिस्टम बनाना होता है तो वो कुछ मार्केट से रेडीमेड रेडी टू यूज कुछ कंपोनेंट्स खरीद लेते हैं, जिनके अंदर रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, इस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। और फिर वो इन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए एक अपना कोई एक सिस्टम जो है वो बना देते हैं। यानी कि बजाय इसके कि वो हर चीज को स्क्रैच से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, कुछ चीजें उन्होंने बनी बनाई ले ली और उसको अपना एक सिस्टम डेवलप करने के लिए उन्होंने रेडीमेड चीज़ों को यूज़ किया और अपना एक सिस्टम जो है वो उन्होंने बना दिया। तो यही काम हमारे पास एक ये कंपोनेंट बेसिकली को यूज़ करने की अप्रोच है कि आपने कंपोनेंट को किस तरह से यूज़ करना है। तो जावा बीन आपको बेसिकली एक कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। जावा बीन को यूज़ करते हुए आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं। और जी मॉड्यूलर तो खैर हर जगह भी यहाँ पर यूज़ हो रही है, क्योंकि अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या अनस्ट्रक्चर्ड तो कहीं पर है ही नहीं। तो बेसिकली रीयूजेबिलिटी इसका असल मकसद है कि आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर आप इसको रीयूज कर सकें। तो जैसे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नॉट नेसेसरी टू रीबिल्ड ऑल दीज पार्ट्स व्हेन अ न्यू सिस्टम इज नीडेड, इट बिकम्स पॉसिबल बिकॉज देयर बिहेवियर इज कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट के अंदर जो मैंने लिखा है उसको बोल्ड अंडरलाइन मैंने किया हुआ है कि कैसे पॉसिबल हो जाता है कि आप किसी मार्केट से बने बनाए कंपोनेंट को उठा के आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर आप यूज कर लेते हैं। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो जो आपका कंपोनेंट है, रेडीमेड कंपोनेंट जो है, वो बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, उसके मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ, बाकायदा तरीके के साथ बताई जाती है। तो फिर हम उस कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस कंपोनेंट को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे कि सपोज अगर हमारा कोई फैन, उसका कोई कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो जाता है, तो हम मार्केट से कैपेसिटर लेके उसका कैपेसिटर हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन वो जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि भाई ये कितने उसके पावर वगैरह या उसके वोल्टेज वगैरह, वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। वो डिफरेंट कैटेगरीज का मिलता है। अब आपको आपका इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपको गाइड करेगा कि जी आपने फला जो है वो वोल्टेज वगैरह का लेकर आना है, आपके फैन को वो सूट करेगा, जो भी है। ठीक है, अब अगर आप वहां पे कोई गलत कंपोनेंट अगर आपने लगा दिया तो उससे कोई भी इशू हो सकता है। मे बी कि आपके इस डिवाइस के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है स्लो चले वो सही, अगर आपने कम वोल्टेज का लगा दिया, फुल भी कर लेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम रहेगी। या मे बी कि अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई वोल्टेज वगैरह का कोई लगा दिया, वॉट का लगा दिया, तो मे बी कि वो उसका कोई और प्रॉब्लम आ जाए, कोई जल जाए, कोई भी इशू हो सकता है। अब आप कंपोनेंट जो वो जो खरीद रहे हैं, आपसे देख के खरीदेंगे कि भाई क्या ये आपके उस डिवाइस को सूट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको वेल डॉक्यूमेंट किया गया है, उसके ऊपर लिखी हुई है, कुछ रीडिंग्स वगैरह लिखी हुई है। अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो आप उसको परचेज करते हुए आप हेजिटेट करेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं वो मैच करे ना करे, या ना हो कि आपके और कोई और नुकसान ना हो जाए उसकी वजह से। तो यही काम आपने बीन्स के साथ भी करना है कि जो आपने एक बीन बनाना है, क्योंकि उस बीन को आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर यूज करना है। तो अगर वो आपका बीन एक वेल डॉक्यूमेंटेड है तो फिर आप उसको, जिसको आप कह लें कि रिलैक्स होकर आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर आप इजीली यूज कर लेंगे। अदरवाइज आप अवॉइड करेंगे उस बीन को यूज करने से, क्योंकि आपको उसको पता ही नहीं, कि उस बिहेवियर ही नहीं पता आपको उस बीन का, कि वो बीन क्या काम क्या करता है, क्या वो आपकी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है, जो आप काम चाह रहे हैं वो बीन कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो ये बेसिकली आपको कंफर्म नहीं होगा, इसलिए आप उसको बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड करते हैं। व्हाट इज अ बीन? Bean Java Bean is a software component that has been designed to be reusable in a variety of the different environment.
डिफरेंट इन्वायरमेंट में आप उसे यूज करेंगे। अ बीन कैन परफॉर्म सम वेरी सिंपल टास्क टू वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। ये अब डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का बीन आपने डिजाइन किया। अगर आपको सिंपल सी कोई कैलकुलेशन बीन से करवाना चाह रहे हैं तो वो बीन आपको सिंपल सी कैलकुलेशन कर देगा। अगर आप बीन से कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं तो बीन आपको कॉम्प्लेक्स किस्म का टास्क परफॉर्म कर देगा। बीन जो है वो विजिबल भी हो सकता है यूजर के लिए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक अ बटन, कि आपने कोई बटन वगैरह आपने लगाया हुआ, जैसे वेब के ऊपर बटन होते हैं या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर आप बटन वगैरह को यूज कर रहे होते हैं, वो बटन जो है वो एक बीन हो सकता है, वो यूजर के लिए विजिबल है, यूजर उसको यूज कर रहा है डायरेक्टली। या ये भी हो सकता है कि वो बीन जो है वो यूजर के लिए इनविजिबल हो और वो बैकग्राउंड में कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों तरह के बीन्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। इसको हाँ, यानी कि फ्रंट एंड के ऊपर भी आप उसको बीन को यूज कर सकते हैं, बैक एंड के ऊपर भी आप उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इसके एडवांटेज पढ़े, एक स्लाइड हम और आगे से डिस्कस करते हैं, वो सीक्वेंस में मुझे थोड़ी सी बाद में मैंने बनाई है। व्हाट इज अ बीन? A bean is an ordinary Java class that confirms the following rules. बीन भी जो है वो आपके पास एक सिंपल जावा क्लास ही है, जैसे कि आपके पास एक सिंपल जावा क्लास होती है, वैसे बीन जो है वो भी आपके पास एक क्लास है, और जो काम आप अपनी किसी क्लास से कर रहे होते हैं वही काम आप बीन से करवा सकते हैं। वो जो मर्जी है आप उससे जो भी कोड करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। A Java bean must have a public no argument constructor, a default constructor. अगर एक जावा क्लास जो है वो बीन क्लास अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो कुछ रूल्स हैं, उस क्लास को वो रूल फॉलो करने होंगे। अगर आपकी वो क्लास वो रूल फॉलो कर रही है तो आप उसको बीन कह सकते हैं। अदरवाइज वो एक सिंपल ऑर्डिनरी जावा क्लास तो होगी लेकिन वो बीन क्लास नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी क्लास का आपने बीन क्लास बनाना है तो उसके लिए रूल में फर्स्ट रूल ये है कि उसके अंदर एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, नो आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। सेकंड, जितने भी आपके डाटा मेंबर्स हैं दे मस्ट बी प्राइवेट। जैसे आपने कोई वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेस वेरिएबल्स हैं, तो उनको प्राइवेट होना चाहिए। The Java Beans class attribute must be accessed via accessor and mutator methods that follow a standard naming convention. वो जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज को सेट या गेट करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड सेटर्स एंड गेटर्स होने चाहिए। म्यूटेटर्स हम सेटर्स को कहते हैं, ठीक है, और एक्सेसर्स आप कह सकते हैं या गेटर्स कह सकते हैं, एक्सेसर या गेटर्स, सेटर्स एंड म्यूटेटर्स। तो म्यूटेटर मेथड्स या एक्सेसर जो है वो आपके जो जावा की डिफॉल्ट नेमिंग कन्वेंशन है उसको यूज करते हुए आपने बनाना, और वो पब्लिक भी होंगे, ठीक है। और उसके बाद उनके नेम कुछ ऐसे होंगे, जैसे गेट आप लगाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आपने कैपिटल में लिखना है, और उसके बाद फिर बाकी नेम जो है वो आप लोअर केस के अंदर लिखेंगे। हेलो, हाँ जी वालेकुम, हाँ बोलो। एग्जामिनेशन जो थी वो आपने कब दी थी भला? अच्छा अच्छा, वो मैं बात कर लेता हूँ, अभी मैंने कॉलेज जाना है, फिर वहाँ बात कर लेता हूँ। ठीक 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 ओके। अच्छा, तो आपने स्टैंडर्ड सेटर गेटर के नेम जो है वो आपने स्टैंडर्ड रखने हैं। ये बेसिकली चीजें जो है ये बीन की डॉक्यूमेंटेशन भी बनेंगी ये चीजें, इसलिए वो आपको ये कुछ रूल्स बता रहा है कि उनके नेम जो रखो आप स्टैंडर्ड कन्वेंशन को फॉलो करते हुए रखो। ये ना हो कि आपने अपनी कोई कन्वेंशन बना ली तो कोई और प्रोग्रामर जो है वो आपके बीन को यूज नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन को फॉलो करेगा, उसे नहीं पता कि आपने कौन सी कन्वेंशन रखी है, और वो फिर जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे, वो बीन आपका प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो सकेगा। तो आपने स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन को यूज करना है। सेटर से पहले आपने सेट लगाना है, जो कि कीवर्ड तो नहीं है लेकिन बहरहाल एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन का पार्ट है,
और उसके बाद आपने जो प्रॉपर्टी का नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट करना है, बाकी सारा लोअर केस में। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है तो हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कोई बुलियन प्रॉपर्टी है तो उसको आपने इज से स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, ये गलती से स्पेस मेरे से दे दी गई है यहाँ पर, तो क्योंकि आप जो है वो मेथड नेम के अंदर स्पेस नहीं आती। तो अगर कोई बुलियन प्रॉपर्टी है तो उसको आप इज के साथ जो है वो आप स्टार्ट करें। इज ट्रू या इज फॉल्स ऐसे नहीं, वो जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाटा में फिल करवा रहा हूँ और मैं वापस से देख रहा हूँ कि जी रिकॉर्ड इज फिल्ड, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो वहां पर आप जो है जो बुलियन प्रॉपर्टी है उसको आप इस के साथ जो है आप स्टार्ट करेंगे। जावा बीन क्लास शुड इंप्लीमेंट अ सीरियलाइजेबल इंटरफेस। ये एक और चीज है इसके अंदर जो आपने अभी तक पहले किसी क्लास के अंदर जो है वो आपने यूज नहीं किया होगा, कि एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवाना होगा। और इंटरफेस का नाम है सीरियलाइजेबल इंटरफेस। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब आपको रिकॉल करवा दूं कि जब हम ऊप का कोर्स पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को डिस्कस किया था। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हमने कहा था कि इनकम्प्लीट मेथड्स होते हैं, और इनकम्प्लीट मेथड्स को हम एक इनकम्प्लीट क्लास के अंदर ही प्लेस करते हैं। यानी कि अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो उसके लिए आपकी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट होना होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, लेकिन आप उसको इनहेरिटेंस में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको इनहेरिटेंस में यूज किया जा रहा होता है। और जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। जो इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस के अंदर तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती, जिनकी जस्ट डेक्लेरेशन होती। इंटरफेस पे सबके सब मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट होंगे और इंटरफेस के सबके सब मेथड आपके पब्लिक होंगे। जबकि जो नॉर्मल क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं। तो इंटरफेस जो है वो बेसिकली आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई कलेक्शन जो है उसको आप कह सकते हैं कि होता है। अब इंटरफेस भी दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा इंटरफेस भी हो सकता है जिसके अंदर कोई मेथड ही ना हो। ऐसे इंटरफेस को हम मार्कर इंटरफेस कहते हैं, मार्कर इंटरफेस। सीरियलाइजेबल इंटरफेस जो है ये भी एक मार्कर इंटरफेस है, यानी इसके अंदर कोई मेथड नहीं है। क्लासेस जो है वो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती हैं, क्लासेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं। और जब कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो उस क्लास के लिए लाजमी हो जाता है कि वो उस इंटरफेस के तमाम मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन दे। लेकिन अगर उस इंटरफेस के अंदर मेथड ही कोई नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है उस क्लास ने किसी भी मेथड की इंप्लीमेंटेशन नहीं देनी। हाँ, अगर उसके अपना कोई मेथड्स हैं तो वो उसको इंप्लीमेंट करेगी। ठीक, तो उसने सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस को लाजमी तौर पर इंप्लीमेंट करना होगा। अब वापस हम आ जाते हैं एडवांटेजेस वगैरह के मुतालिक हम बात कर रहे थे। विदाउट एनी मेथड हमें इंटरफेस बनाना होगा। इंटरफेस बना हुआ है, ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस एक बना हुआ है। आप जिस क्लास को बीन क्लास बनाना चाह रहे हैं उस क्लास के लिए लाजमी है कि वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, कैसे करेगी अभी हम ये काम अभी हम करके देखते हैं। तो अभी बस फिलहाल अभी हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक अपना बैकग्राउंड बना रहे हैं कि आपकी बीन होती क्या चीज है और बीन क्लास आप बनाएंगे कैसे। तो बीन की कुछ क्वालिटीज हैं। बीन भी एक सिंपल क्लास ही है। तो जो क्वालिटीज हमने देखी उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे, उसके स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए पब्लिक सेटर्स एंड गेटर्स होंगे। बीन के अंदर आपके पास एक लाजमी तौर पर पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर लाजमी होगा। हाँ, अगर आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं तो वो ऑप्शनल है। वो बनाना चाह रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो वो बना ले, ऑप्शनल है। लेकिन एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर लाजमी होगा। और आपकी जो बीन क्लास है वो लाजमी तौर पर एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। ये 5 क्वालिटीज हैं। अगर आपने किसी भी क्लास के अंदर ये 5 फीचर्स डाल दिए तो वो फिर आपकी एक बीन क्लास कहलाएगी। और सर अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर भी चाहते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख सकते हो, मतलब कि वो पैरामीटर लेस होगा, वो बनाना पड़ता है फिर भी यहाँ पे ना। हाँ, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। एडवांटेजेस के देख लें कि जी क्या क्या है। बेसिकली बीन आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है, राइट वंस रन एनीवेयर। वही कंपोनेंट बेस्ड आ गई ना प्रोग्रामिंग, कि एक दफा बनाया और उसको आप कहीं पर भी किसी भी टाइप की एप्लीकेशन के अंदर आपसे यूज करेंगे।
The properties, events and the methods of the beans that are exposed to another application can be controlled. कि आप ये चाहते हैं कि बीन के जो मेथड्स हैं या बीन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आप किसी एप्लीकेशन के लिए एक्सपोज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि फला फला प्रॉपर्टीज जो है वो यूज ना हो, तो फिर आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ऑक्सिलरी सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोवाइडेड टू कॉन्फ़िगर अ बीन. बीन को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आपको, और बीन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जो बीन के डाटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यूज आपने कोई असाइन करवानी है. ये उस बीन की कॉन्फ़िगरेशन है कि जो बीन के डाटा मेंबर्स हैं उनको वैल्यूज असाइन करवानी है, और ये वैल्यूज असाइन करवाने के लिए आप कोई ऑक्सिलरी मतलब कोई हेल्पिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज कर सकते हैं. जैसा कि हम यहाँ पर हम JSP को यूज करेंगे, जावा सर्वर पेजेस को यूज करेंगे, और जावा सर्वर पेजेस को यूज करते हुए आप बीन की प्रॉपर्टीज वगैरह को सेट भी करेंगे और उसे गेट भी करेंगे. The configuration setting of a bean can be saved in a persistent storage and restored at the later time. ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली ये हमारा जो नेक्स्ट वीक है, जो कोर्स आउटलाइन वाइज जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर ये चीजें जाके डिस्कस हो रही है. परसिस्टेंस की वो बात कर रहा है, नॉर्मल परसिस्टेंस एंड लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस. कि जो बीन को की जो क्लास थी उसका जो आपने वैल्यूज असाइन करवाई उसके ऑब्जेक्ट को, बीन के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि आपने एक बीन की तो क्लास है ना, उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप वो जो उसके वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यूज असाइन करेंगे. वो वैल्यूज असाइन करने का जो काम है उसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. आपने एक बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको वैल्यूज असाइन करवा दी. अब आप ये चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर जाके स्टोर हो जाए. हार्ड डिस्क पे उसको स्टोर करने के लिए हम उसको हम कहते हैं कि उसको हमने उसको परसिस्टेंट कर दिया, बीन की स्टेट को एक सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर ले जाकर स्टोर कर दिया. उसको स्टोर भी करवाया जा सकता है और बाद में अगर आप उसको रिट्रीव करना चाहें तो आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं. ठीक है, इसकी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि देखो जैसे आप कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, गेम खेलते खेलते आपने कहीं उठकर जाना है जी, आप क्या करते हैं, आप उसको एग्जिट करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि जी क्या आपने उसको सेव करना है, उसको आप उसको सेव कर लेते हैं. वो जहां पर भी जिस स्टेज के ऊपर जिस लेवल के ऊपर आप होते हैं वो सारा कुछ वहीं पर सेव हो जाता है. उसके बाद जब आपने सिस्टम भी शट डाउन वगैरह कर दिया, जब आके दोबारा से आपने गेम को रिज्यूम किया, दोबारा से लगाया, तो वो आपसे पूछता है कि जी आप उसको रिज्यूम करना चाह रहे हो या न्यू खेलना चाह रहे हो. आपने कहा जी मैं रिज्यूम करना चाह रहा हूँ. जब आपने रिज्यूम किया तो वो जहां पर आपने लास्ट में उसको रोक के आपने उसको सेव किया था वो वहीं से गेम आपकी शुरू हो जाएगी. अब यहां पर किसी डेटाबेस को यूज नहीं किया गया, बल्कि वो जो आपका एक ऑब्जेक्ट चल रहा था जो उसकी करंट स्टेट थी उस पूरे ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया गया और बाद में रिज्यूम करते वक्त उसको रिस्टोर कर दिया. तो यही काम जो है वो हमने करना है, और उसकी परसिस्टेंस को जो है वो हम देखेंगे कि बीन की स्टेट्स को किस तरह से आप अपनी सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह के ऊपर स्टोर करेंगे. A bean may register to receive events from other objects and can generate events that are sent to other objects. कि बीन को आप किसी इवेंट के पीछे रख सकते हैं कि भाई जब फला इवेंट ट्रिगर हो तो बीन हमारा एग्जीक्यूट हो जाए, या बीन आपका जो है वो कोई इवेंट ट्रिगर कर सकता है कि बीन के अंदर आपने कुछ ऐसी कोडिंग की हुई है कि वो कोई इवेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवा रहा है, इवेंट जो है वो ट्रिगर कर रहा है. तो दोनों तरह से काम हो सकता है कि कोई इवेंट बीन को एग्जीक्यूट करवा ले या बीन जो है वो किसी इवेंट को ट्रिगर कर ले. आप दोनों तरह से काम आप कर सकते हैं. ये वाला काम जो है वो हम नहीं करेंगे हमारे इस कोर्स के अंदर, क्योंकि एक तो टाइम बड़ा लिमिटेड है और सेकेंडली ये आपके आउटलाइन में भी नहीं है. तो इसके अंदर वो बेसिकली आपको जो है वो इवेंट लिसनर्स वगैरह जो है वो आपको बनाने पड़ते हैं और उसके थ्रू जो है वो आप काम कर रहे होते हैं. इंट्रोस्पेक्शन एक इसका कॉन्सेप्ट है जी, बीन्स के अंदर ये यूज होता है, बड़ा सिंपल सा काम है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ बीन टू डिटरमिन इट्स कैपेबिलिटी. क्या आपका बीन करता क्या है, इसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं. दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ द जावा बीन API बिकॉज इट अलाउज अनदर एप्लीकेशन सच एज अ डिजाइन टूल टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट. आपका बीन क्या काम करता है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन कोई दूसरी एप्लीकेशन चाहती है. जैसे मैंने आपको एक कैपेसिटर की आपको एग्जांपल दी, बड़ी सिंपल सी जर्नल सी एग्जांपल. अगर उसके ऊपर कोई डिटेल ना लिखी हो तो आप उसको यूज करते हुए हेजिटेट करेंगे, आप अवॉइड करेंगे ऐसी चीज को यूज करने से जिसके मुतालिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो.
तो इसी तरह से आपका जो बीन है, अगर उसके मुतालिक अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको यूज कर लिया जाएगा, अदरवाइज उस बीन को कोई भी यूज करते हुए हेजिटेट करेगा, उसको यूज नहीं करेगा। There are the two ways in which the developer of a bean indicates which of its properties, events and methods should be exposed. स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन को आप यूज कर सकते हैं, या एडिशनल एक क्लास होती है बीन इन्फो इंटरफेस को आप उस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कराएंगे और उस क्लास के अंदर आप उस बीन की से मुतालिक इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे। ठीक है, यानी कि बीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो तरह से दी जा सकती है। एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन को यूज कर लो, ये काम बड़ा आसान है, हम इसी को यूज करेंगे। सेकंड ये है कि आप एक अलग से क्लास बनाओ, उस क्लास के अंदर बीन इन्फो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो और उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को यूज करते हुए आप अपनी बीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपनी उस क्लास के अंदर जो है वो आप डाल दें। ये दो तरह से जो है वो काम किए जा सकते हैं। डिजाइन पैटर्न वही है कि जी ये मैंने उसको पूरा स्लाइड कंप्लीट लिखा भी नहीं, डिजाइन पैटर्न बहरहाल वही है हमारे पास कि आपने स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस को यूज करना है। डिजाइन पैटर्न्स हैं ये, ठीक है। वेरिएबल के नेम आप लोअर केस से स्टार्ट करेंगे, कोई नेक्स्ट वर्ड आ रहा है तो उसको कैपिटलाइज कर देंगे, वो हमारे प्राइवेट होंगे। और ये जो रूल्स हमारे हैं स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन के, वो आपके डिजाइन पैटर्न्स कहलाते हैं। हमने बीन को इंप्लीमेंट करना है जेएसपी के अंदर, तो जेएसपी के कुछ टैग्स जो है वो हम यूज करते हैं और वो हमारे पास यूज बीन टैग है, सेट प्रॉपर्टी टैग है और गेट प्रॉपर्टी टैग है। ये तीन टैग्स जो है वो हमारे यूज होंगे। कुछ सैंपल कोड भी जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बीन को यूज करने के दो मेथड हैं, या दो तरह से आप टैग्स बना सकते हैं। एक तो है आपके पास यूज बीन का टैग। ये जो यूज बीन टैग है ये पहली दो लाइंस के अंदर आ रहा है, ये पहली इन दो लाइंस के अंदर, और यहां पर हम एक्सएमएल फॉर्मेट को यूज कर रहे हैं बीन को यूज करने के लिए। एक्सएमएल फॉर्मेट, नीचे जो फॉर्मेट जो यहां से शुरू हो रहा है लेस देन साइन और परसेंटेज के सिंबल से, जेएसपी के टैग से, और यहां तक ये एंड हो रहा है। जो काम हमने ऊपर दो लाइंस के अंदर किया, यहाँ पर ये वाला काम जो है ये थोड़ी सी ज्यादा लाइंस के अंदर यहाँ पे हमें करना पड़ रहा है। ये जावा स्क्रिप्टलेट नोटेशंस कह लो के है। ऊपर हमने एक्सएमएल फॉर्मेट यूज किया, ये स्क्रिप्टलेट फॉर्मेट है, जावा स्क्रिप्टलेट फॉर्मेट। तो हम एक्सएमएल नोटेशन को हम यूज कर लेंगे, एक्सएमएल फॉर्मेट को यूज कर लेंगे, उस पर काम करना थोड़ा सा आसान है, इजी है। यूज बीन टैग के कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं? एक्सएमएल सिंटैक्स है, एंड पर हम स्लैश लगा के हम उसको टैग को एंड कर लेंगे। स्कोप उसके अंदर हमें मेंशन करना पड़ता है, 4 लेवल का स्कोप है, पेज, रिक्वेस्ट, सेशन, एप्लीकेशन। हमें स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा, ये जो हम बीन बना रहे हैं उसका स्कोप क्या है, बीन कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकता है। पूरी एप्लीकेशन में कराना है तो उसका स्कोप एप्लीकेशन लेवल कर दो, एक सेशन की हद तक उसका स्कोप रखना है आप उसको सेशन की हद तक कर दें, या आप रिक्वेस्ट, जहां जहां रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपका यूज हो रहा होता है वहां वहां अगर आपने बीन को यूज करना है तो फिर आप उसका स्कोप रिक्वेस्ट का रख लें, या सबसे कम स्कोप जो है वो पेज लेवल का होगा कि जब तक एक ये वाला पेज हमारा चल रहा है उस तक बीन जो है वो हमारा मौजूद है, तो आप इसका स्कोप रखेंगे। आगे सेट प्रॉपर्टी, बड़ा सिंपल सा काम है ये। अभी फिलहाल आपको मे बी के हम थ्योरेटिकली चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए शायद ही आपको लग रहा हो कि यार ये तो काफ़ी मुश्किल या काफ़ी लेंथी कोई काम लग रहा है। इतना लेंथी है नहीं, जब उसको प्रैक्टिकली करने लगेंगे तो बहुत ही सिंपली 5 मिनट लगेंगे, हम एक बीन भी बना लेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे, प्रॉपर्टीज को सेट भी कर लेंगे, गेट भी कर लेंगे। 5 मिनट मैक्सिमम बीन बनाने में इतना टाइम हमें लगेगा, क्लास ही। अच्छा, अब इसके सेट प्रॉपर्टी है कि एक जो बीन आपने बनाया, ये जो प्रीवियस हमने यहाँ पे यूज डिस्कस किया ना, यूज बीन टैग, तो ये यूज बीन का टैग जो है, मैं मजीद प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसको यूज करने के लिए आप इस यूज बीन के टैग को यूज करेंगे। ठीक है, जब आपने एक बीन बना लिया, उस बीन की प्रॉपर्टीज को सेट करना है तो उसके लिए आप सेट प्रॉपर्टी का टैग यूज करेंगे, JSP कॉलन सेट प्रॉपर्टी, उसका नेम आ जाएगा, प्रॉपर्टी का नाम आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, या स्क्रिप्टलेट फॉर्मेट में आप ऐसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम डॉट सेट प्रॉपर्टी नेम और आगे वैल्यू। ये वही फॉर्मेट है जो आप पहले सिंपल जावा एप्लीकेशंस के अंदर सेटर्स एंड गेटर्स के साथ यूज करते आए थे, सिर्फ बस यहाँ पर ये एक JSP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स जो है वो यहाँ पे लग रहे हैं। ये जो ओपनिंग क्लोजिंग है, जो ओपनिंग वाला है, जैसे PHP के अंदर आप JSP लिख सकते
परसेंटेज ही यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये रूल्स हैं, इसको आप पढ़ लेना, सिंपल सिंपल से रूल्स हैं। इसी तरह से गेट प्रॉपर्टी का टैग है, प्रॉपर्टी गेट करने के लिए, और उसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास। बस ये थ्योरेटिकल काम जो है हमारा एंड हो गया। अब हम बीन बनाते हैं जी। बीन कैसे बनाना है इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं वहीं पे नेट बीन्स के अंदर आ रहा हूँ। एक न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशन। इसका नाम मैं रख रहा हूँ सिंपल बीन। फिनिश करें। प्रोजेक्ट में आप आए और यहाँ पर हमारे पास ये सिंपल बीन, इसको मैं इधर फिक्स करूँ। ये सिंपल बीन का हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया। ये तो नजर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। मैं सोर्स पैकेज में मैं आ रहा हूँ। सोर्स पैकेज को अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट पैकेज आ रहा होता है, ठीक है। एक डिफॉल्ट पैकेज जो है यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर। डिफॉल्ट पैकेज को यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए मैं अपना एक फोल्डर बना रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल इस फोल्डर का मैं नाम में रख रहा हूँ बीन्स पैक, और इसको फिनिश कर दें। अब वो डिफॉल्ट फोल्डर खत्म हो गया और बीन्स पैक आ गया। अब मैं यहाँ पर एक न्यू जावा क्लास बना रहा हूँ, जावा क्लास, क्योंकि जैसे भी हमने बात की तो बीन भी एक जावा क्लास ही है। तो हम पहले एक बीन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाने लगा, उसका नाम मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बीन। बीन का वर्ड बीन के साथ लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये हाँ, अगर आप अपनी आसानी के लिए, अपनी ईज के लिए अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, अदरवाइज बीन लगाना जरूरी नहीं है। हाँ, वो जो हमने 5 रूल्स पढ़े हैं किसी भी बीन क्लास को, उन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। तो ये मत समझिएगा कि भाई अगर आप बीन का वर्ड नहीं लगाएंगे तो बीन नहीं बनेगा। आपसे खाली स्टूडेंट भी रख लें तो भी आपके पास एक बीन बन जाएगा, अगर आप उन 5 कंडीशंस को अगर आप पूरा कर देते तो। हाँ जी बिल्कुल, फिर सिंपल क्लास तो होगी, वो बीन नहीं होगी। इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ जी। हमारे पास ये एक बीन आ गया, उसकी क्लास उसने आपको बना के दे दी है। मैं इसके कुछ मेथड्स मेंबर्स रख रहा हूँ। तो अब मेंबर्स के मुतालिक हमने पढ़ा था वो प्राइवेट होने चाहिए। प्राइवेट इंट फॉर एग्जांपल रोल नंबर, और आगे मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम एड्रेस, कुछ भी। अब हमने इन चारों डाटा मेंबर्स के लिए स्टैंडर्ड सेटर एंड गेटर बनाने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस को वॉयलेट नहीं करना। अब आप सारा कोड टाइप करके काम कर सकते हैं, या मैं इसका एक आसान तरीका, आप नोट पैड के अंदर या किसी भी आईडी जैसे इक्लिप्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप वो थोड़ा ऑटो कोड को जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, आप यहीं पर ही राइट क्लिक करें या आप सोर्स मेन्यू में आ जाएं, वहां पर आपको एक इंसर्ट कोड की ऑप्शन नजर आएगी। इंसर्ट कोड यहाँ पर आ रहे हैं सेटर एंड गेटर। सेटर एंड गेटर मैं चारों के लिए बनाना चाह रहा हूँ। मैंने चारों मेंबर्स को सेलेक्ट किया और जनरेट पे क्लिक कर दें। ये उसने मेथड्स बना दिए जी आपको। ये रोल नंबर के लिए स्टैंडर्ड गेटर मेथड आ गया, ये रोल नंबर के लिए स्टैंडर्ड सेटर मेथड आ गया। कोड इसका बड़ा सिंपल है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली ये काम आप पेपर में तो नहीं कर सकेंगे, वहां पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा सारा का सारा। इसलिए आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम तो जस्ट अपना टाइम सेव करने के लिए, और ये बड़ी सिंपल सी चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई है, इसलिए मैंने ये ऑटो जनरेट करा लिया। एक कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। हाँ जी बोले। हाँ लगा सकते हैं, जरूरत है तो लगा लो। बस असल तो बात यह है कि स्टैंडर्ड सेटर एंड गेटर होने चाहिए, उसके अंदर आप जो भी फंक्शनैलिटी, जो भी काम कराना चाह रहे हैं वो आप करवा सकते हैं। तो फिर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, इसलिए चेक करें। हाँ जी। आगे आप इंसर्ट कोड में आए और एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। ये मैं कंस्ट्रक्टर में मैं आया, मैं इसमें से किसी भी डाटा मेंबर को सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर जो है वो लाजमी बनाना है। पैरामीटराइज्ड ऑप्शनल है, वो बनाना चाहे तो बना ले, मैं इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा। उसने आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी बना कर दे दिया आपको। ठीक हो गया जी। एक रह गई जी बात
वो क्या कि इस क्लास के लिए ज़रूरी है कि ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पर आप इसके साथ लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल SCR और आगे मैंने कंट्रोल स्पेस बार प्रेस किया और ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस ये ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके ऊपर आप सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे जी। बस ये इसको सेव करें, हमारा बीन रेडी हो गया सीरियलाइजेबल का बस ये यहाँ पे पेपर में ऐसे लिखते हैं जी जी। बस और इससे अलावा और कुछ करना भी नहीं, ना पेपर में ना यहाँ। बस आपने ये बताया है जिससे JVM को ये पता लग जाएगा कि यार ये जो आपने क्लास बनाई है इसको सीरियलाइज किया जा सकता है। अब सीरियलाइजेशन से क्या मुराद है, थोड़ा सा मैं वैसे तो मैंने आपको बताया, परसिस्टेंस जो है वो लाने के लिए आपको सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। परसिस्टेंस का मतलब क्या था कि आपने एक बीन की या ऑब्जेक्ट की स्टेट को डाटा उसके अंदर हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करना है और उसको रिट्रीव करना है। अगर आप सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव नहीं कर सकते, उसको रिस्टोर भी नहीं कर सकेंगे। बस ये दो काम करना है। हाँ बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव और रिस्टोर करने के लिए आपके लिए बीन के लिए जरूरी है कि वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, क्यों हम यूज कर रहे हैं अभी सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, हमने क्यों इम्प्लीमेंट कराया? ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर आप सेव करवा सकें और उसको रिस्टोर कर सकें, बस इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। चले जी, ये बीन हमारा रेडी हो गया। इस बीन को हम यूज कर सकते हैं। बीन को यूज करने के लिए मैंने आपको बताया कि अब आप यहाँ पर कुछ JSP को यूज करेंगे। JSP का पेज बना के JSP के अंदर आपने ये काम करना है। तो JSP का मैं एक पेज बना रहा हूँ वेब पेजेस में। आप, ये मेरा प्रोजेक्ट था सिंपल बीन का, मैं उसके ऊपर वेब पेजेस में मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक JSP का पेज बनाने लगा। इसका नाम हम JSP पे कर रहे हैं, वैसे हमारा कोई भी एक ऐप बना रहे हैं कंसोल में से व्हाटएवर, इसमें भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप भी है। हाँ, उसके अंदर भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक न्यू JSP, वैसे ज्यादातर जो है ना ये हम जो हमारे जो वेब बेस्ड कह लो कि आपकी एप्लीकेशंस वगैरह होती है वहाँ पर ज्यादातर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। डेस्कटॉप पे कर रहे हैं या फिर एंड्रॉइड पे अपना रहे रीयूजेबिलिटी के साथ। हाँ ठीक है। ज्यादा वैसे इसका यूज JSP के साथ आता है, ज्यादा यूज। तो मैंने एक JSP का मैं पेज बना रहा हूँ, उसका नाम हमने रखा है जी न्यू JSP, उसका हम फिनिश कर रहे हैं। ये हमारे पास JSP आ गया जी। JSP के कुछ टैग्स काफी सारे आप उससे फेमिलियर होंगे, वही HTML के टैग्स, स्टैंडर्ड टैग्स जो है वो यहाँ पे यूज हो रहे हैं। मैं सबसे पहले यूज बीन टैग को यूज करते हुए वो जो मैंने बीन बनाया उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, यूज बीन टैग को आपने यूज करना है। न्यू JSP में आएंगे तो हम बीन में चला गया था, ये JSP में हम आए और यहां पर अब आपने JSP लिखना है, कॉलन लगाना है और यूज बीन टैग। 3 टैग हमने अपने स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस किया, एक यूज बीन का, एक सेट प्रॉपर्टी और एक गेट प्रॉपर्टी। तो यूज बीन के अंदर सबसे पहले आपने बीन का कोई आईडी दे दें। बीन आईडी का मतलब यह है कि अब इस पूरी एप्लीकेशन में या पूरे स्कोप के अंदर जहां पे भी आपका स्कोप है वहां पे इस बीन को किस आईडी से पहचाना जाएगा। जैसे आप ऑब्जेक्ट का कोई नाम रख देते हो ना, तो बेसिकली वो नाम है। जैसे मैं स्टूडेंट बीन बनाया था, मैं उसका नाम उसको आईडी में दे रहा हूँ STD की, यानी कि अब वो जो बीन का ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो STD के नाम से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आप उसका स्कोप डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूं, मैं अब देखो मैंने 4 लेवल का स्कोप बताया, एप्लीकेशन, सेशन, रिक्वेस्ट एंड पेज। 4 तरह का स्कोप जो है वो आप बीन के ऑब्जेक्ट के लिए रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका स्कोप रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट का टैग जरूरत हो, दूसरा तो नहीं हो तो पूरा वेरिएबल रहेगा। हाँ, एप्लीकेशन में फिर इसका स्कोप ज्यादा, जिसको आप कह लो कि लार्ज ब्रॉड हो जाएगा ना, तो हर एप्लीकेशन पूरे है नहीं बस एक उसका ऑब्जेक्ट थोड़ी ज्यादा देर के लिए जो है वो क्रिएट रहेगा।
उसके बाद आपने उसका क्लास देनी है। अब मैंने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर का मैंने नाम रखा था बीनस्पैक। बीनस्पैक डॉट मैंने लगाया तो वो स्टूडेंट बीन उसने जो है वहां से उठा लिया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद बस अब हमने इसको क्लोज कर देना। ये एक्सएमएल सिंटैक्स है कि आप इसको क्लोज करते वक्त आप स्लैश लगा के फिर आप एंगल ब्रैकेट देंगे तो ये आपका क्लोजिंग भी साथ ही हो जाएगी। बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जी हमारा। स्टूडेंट बीन की जो हमने अभी क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, उसका नाम हमने एसटीडी रखा, स्कोप एप्लीकेशन लेवल, और हमने यहाँ पे बता दिया कि जी ऑब्जेक्ट बनाना किस क्लास का। अब क्या करेंगे, अब आप उसको प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेट करने के लिए JSP सेट प्रॉपर्टीज का आप टैग यूज करेंगे, सेट प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले आपने बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सेट करने लगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया स्टूडेंट बीन क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज थी, उसका रोल नंबर भी था और मार्क्स भी रखे थे, और नेम भी था और एड्रेस भी था, है ना, यही 4 थी ना प्रॉपर्टी। तो हाँ, तो पहले आपने बताना है कि जी कौन से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करने लगे, वो आप नेम के साथ बताएंगे। यहाँ पर आएगा नेम STD। यहाँ पर जो नेम है ना ये प्रॉपर्टी का नेम नहीं है, इसको कंफ्यूज ना कर देना आप। यहाँ पर जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो जिसका आईडी जो आपने रखा था वो आपने यहाँ पर देना। उसके बाद जैसे आप स्पेस करेंगे तो वो आपसे पूछ लेगा कि प्रॉपर्टी कौन सी है जिसकी आप वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी का नाम रख रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप आए अपनी इसके अंदर बीन के अंदर अगर आप आए तो यहाँ पर आपके पास एक नेविगेटर का मेन्यू होता है, अगर ना नजर आए तो आप उसको विंडोज वगैरह में जाके आपको ये शायद यहाँ से कहीं मिल जाएगा, आईडी टूल्स, या व्यू मेन्यू में होता है, नहीं होता तो शायद यहीं पर ही है। नेविगेटर की एक विंडो होती है जो मैंने यहाँ पर, तो अच्छा चलो उसको हम फिर बाद में देख लेंगे कि ये नेविगेटर विंडो अगर आपके पास नहीं आ रही तो कैसे आप उसे ऑन करेंगे। नेविगेटर में अगर आप आएंगे तो अभी यहाँ पर इसका जो आप कह लो कि मोड है वो मेंबर्स मोड है, एक इसका दूसरा मोड आ रहा है बीन पैटर्न। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके नेम आपको नजर आ रहे हैं, एड्रेस, मार्क्स, नेम, रोल नंबर, और यहाँ पर शायद आपके लिए इतना ज्यादा विजिबल ना हो, ये एक एरो सा उसने बनाया हुआ है, दोनों साइड के ऊपर एरो बनाया हुआ है। दोनों साइड के ऊपर एरो का मतलब ये है कि रीड राइट दोनों ऑपरेशन के ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी रीड ओनली नहीं है, रीड राइट दोनों काम इसके ऊपर जो है वो किए जा सकते हैं। वो सब सेट जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के लिए जस्ट आपने गेटर बनाया तो इट मीन्स कि वो रीड ओनली, उसकी वैल्यू को आप सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप, ये सिर्फ मैं आपको नाम दिखा रहा था कि उसके क्या क्या नाम है, तो वही नाम अब आपने यहाँ पर जो है वो यूज करने होंगे। एड्रेस, मार्क्स, नेम, रोल। तो पहले मैं कहता हूँ जी रोल की वैल्यू सेट करनी है, इसकी वैल्यू क्या रखनी है, मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू रखो 101 और उसके बाद इससे क्लोज कर दो। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने सेट कर ली, बाकी भी ऐसे ही करेंगे, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 4 दफा मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये नेम सबका सेम रहेगा क्योंकि जो बीन का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था सिर्फ उसी की हमने वैल्यू सेट करनी है, बाकी हम रोल नंबर के बाद नेम है, चलो वो सीक्वेंस का कोई मसला नहीं है। आप नेम उसका मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल अली, मार्क्स फॉर एग्जांपल मैं उसका रख रहा हूँ 404, एड्रेस है जी। अब यहाँ पर आपने उन्हीं कन्वेंशन को फॉलो करना है, यहाँ पर किसी को कैपिटलाइज वगैरह ना कर दें, जो नाम वहीं पर थे वही आप यूज करेंगे। इसलिए हमसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर उसका एड्रेस दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है जी। बीन की प्रॉपर्टी सेट हो गई, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्रॉपर्टी सेट कर ली। अब हमने क्या करना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम
हाँ बिल्कुल, रीड करना चाह रहे हैं हम, उसको गेट करना चाह रहे हैं। तो गेट करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। चलो मैं यहाँ पर इसका मैं हेलो वर्ड की जगह में मैं लिख देता हूँ यूजिंग बीन्स। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू से गेट करना है। तो गेट करने के लिए आप जस्ट सिंपली काम यही कर देंगे कि JSP कॉलन गेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी गेट करने के लिए अब किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी गेट करनी है, पहले ऑब्जेक्ट के मुतालिक बताओ, फिर उसकी प्रॉपर्टी बता दो। तो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसका नाम हमने रखा था std। जैसे हमने यहाँ पर नेम में std को यूज किया है ऊपर, उस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करने के लिए भी आप std का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। आगे प्रॉपर्टी का नेम आ रहा है, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी गेट करना चाह रहे हो, मैं कहता हूँ रोल वाली प्रॉपर्टी को गेट करो। और बस इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टीज हमारी गेट हो जाएंगी। आप प्रॉपर्टीज के नेम हमने चेंज कर देना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है नेम की, फिर उसके बाद मार्क्स की, फिर उसके बाद एड्रेस की। एप्लीकेशन को रन करते हैं। ये हमें काम जो करना है ना, आउट डॉट प्रिंटलन में तो नहीं करते होते। अच्छा वो सॉरी। देखो बेसिकली जब आप बनाते हैं प्रोजेक्ट, जब आपका बनता है तो यहाँ पर एक पेज आपका बना हुआ है index.html के नाम से, ये डिफॉल्ट पेज है। दूसरा मैंने न्यू JSP का बनाया, मुझे अपनी एप्लीकेशन को न्यू JSP के साथ आपने रन करना, ठीक है। index.html के साथ रन नहीं करना। बेसिकली अगर आप इसको देखोगे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे टू डू राइट कंटेंट्स आ रहे थे लिखे हुए। तो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को जो रन कर रहा है वो डिफॉल्ट index.html से रन कर रहा है। तो हमें index.html से हमने अपनी एप्लीकेशन को रन नहीं करना, मुझे न्यू JSP से अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। तो उसको चेंज करने के लिए, पेज को चेंज करने के लिए आप फाइल में आएंगे और प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में आप आएंगे, रन में आके / लगा के जिस पेज से आप रन करना चाह रहे हैं आप उसका नाम दे देंगे न्यू JSP.jsp। ये हमारे पेज का नाम था, इसे ओके करें। अब इसको जो है वो अब इसको सेव कर रहा है। अब आप इसको रन करें, ये हमारा JSP पेज है। वो index.html खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन बस स्टार्टअप पेज जो है वो हमारा वो चेंज हो गया। ये यूजिंग बीन्स ये मैंने उसे हेडिंग के अंदर लगाया था, और नीचे देखें उसने उसी बीन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसकी प्रॉपर्टीज को जो है उसने गेट किया। उसका रोल नंबर आया, उसका नेम आया, उसके मार्क्स आए। 404 पहले मैं वो एरर समझ रहा था, लेकिन 404 मैंने उसके मार्क्स दिए थे, और उसके बाद उसका एड्रेस आ गया। तो एक हमने बीन की क्लास बनाई, बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, बीन की प्रॉपर्टीज को सेट किया और उसकी प्रॉपर्टीज को हमने गेट कर लिया। सिंपल सा काम था, कोई इसके अंदर हाँ अगर आप यूजर से लेना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आप कोई एक फॉर्म बना लें, फॉर्म के थ्रू आप वैल्यूज लें, बटन के पीछे जो है वो आप अपने वैल्यूज को जो है वो उनके पीछे प्रॉपर्टीज के अंदर आप उसको साइन करा दें। ठीक हो गया रिकल, सही है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा ये जो अगर मैं आपको आपकी आउटलाइन दिखाऊं तो इस आउटलाइन के अंदर ये जो वीक 9 है, हाँ वीक 9 के अंदर वो बात कर रहा है जी जावा बीन्स। अच्छा उससे ऊपर वाले को भी अगर हम देख लें तो ये जो कनेक्टिविटी है, JDBC आर्किटेक्चर एंड फीचर, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको एक पावर पॉइंट स्लाइड दे दी थी ना, उसके अंदर ये है सारा कुछ। कनेक्टिविटी जे कनेक्टर को यूज करते हुए JDBC डेटाबेस कनेक्टिविटी, क्यूरिंग JDBC, सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये हमने काम कर लिए सारे। बीन्स में हम आए, राइटिंग बीन्स कंपोनेंट, बीन्स के कंपोनेंट को कैसे लिखा जाता है वो हमने एक बीन भी बनाया, उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन को भी हमने फॉलो किया, वो चीज़ें भी हमने देख ली।
यूजिंग जावा बीन को आपने यूज कैसे करना है, ये काम अभी हमने कर लिया कि जी जेएसपी के अंदर जाके हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और प्रॉपर्टीज को सेट किया और गेट किया। अब हम देखने लगे उसकी परसिस्टेंस और लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस, इन दोनों चीजों को अब हम डिस्कस करते हैं। मैं यानी कि अब हम नेक्स्ट वीक में जा रहे हैं। परसिस्टेंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी? हाँ, ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेकेंडरी स्टोरेज पे आपने स्टोर भी करना है और उसको रिस्टोर भी करना है, बस ये काम हमने करना है। परसिस्टेंस। चलो अब हम क्या करते हैं, मैं एक वैसे तो आप इसमें भी कर सकते हैं, मैं एक नया जावा जेएसपी पेज बना रहा हूँ। जेएसपी, इसका नाम मैं रख रहा हूँ persistence डॉट जेएसपी, जेएसपी खुद ही लगा लेगा। इसको फिनिश कर दें, या इसका नाम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं यार, PER कर रहा हूँ। अब एक तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैं परसिस्टेंस करवाना चाह रहा हूँ, मुझे यहाँ पे भी एक बीन का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसकी वैल्यूज को सेट करना होगा। वैल्यू सेट करने के बाद मैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर स्टोर करा दूंगा। स्टोर कराने के बाद फिर बाद में मैं उसको मैं रिट्रीव कर लूंगा। तो मैं पहले एक ऑब्जेक्ट मुझे बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोड यही वाला चाहिए होगा, तो मैं इसकी कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो जाए। मैं इसकी यहाँ प्रॉपर्टीज को मैं चेंज कर लेता हूँ, वैल्यूज को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस जो है वो पता लग सके, एक ही चीज आपके सामने ना आए। 404 एक बहुत ही जावा के या वेब के हिसाब से एक बहुत ही अजीब सा नंबर है, इसलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं। मैं पहले वाकई में मैं ये समझा था, मैं यार ये कोई एरर आ गया है बीच में 404। तो हाँ, इसका एड्रेस था स्टूडेंट नॉट फाउंड, और उसका फिर हो गया काम। हाँ जी, एसटीडी भी चेंज करेंगे ना सर? नहीं इसका नहीं ये जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट का नाम वही एसटीडी के नाम से वहां पे ऑब्जेक्ट बना था, एसटीडी के नाम से इस पेज के ऊपर भी ऑब्जेक्ट बन जाए। सर जो वैल्यूज में बता रहा हूँ मैं एग्जाम में कर हाँ, चेक करने में एक मिनट थोड़ा नहीं चाहिए। चलो हम यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे एसटीडी बंद करना होगा। सेकंड पेज के ऊपर हम आए, हमने एक बीन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बॉडी के अंदर जाके अब हमने इस बीन की स्टेट्स को स्टोर कराना है जी अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर। हार्ड डिस्क पे स्टोर कराने के लिए अब मुझे यहाँ पे कुछ कोड यूज करना पड़ेगा, और वो हमारा कोड अब आपने जेएसपी का कोड अब आप ऐसे लिखेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, सबसे पहले आपने ये डिफाइन करना है, हम फाइल की क्लास को यूज करते हैं, फाइल क्लास को। सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि आपने जो बीन का जो ऑब्जेक्ट सेव करना है हार्ड डिस्क में, किस ड्राइव में, किस नाम के साथ, उसका पाथ वगैरह वो सारा सेट हमने करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फाइल का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फाइल f इक्वल्स टू न्यू फाइल, और अब हम यहाँ पे उसका पाथ दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज को थोड़ा सा ऊपर गौर करना कि जो पेज लाइन नंबर 7 है उसने एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है एट पेज की, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे भी फिलहाल लाइन फाइल के ऊपर आपको एरर दे रहा है। फाइल f इक्वल्स टू न्यू फाइल, और मैं उसका नाम मैं कहता हूँ कि डी के अंदर जाके सेव करना। किस तरह से सेव करें, मैं उसका नाम मैं रख रहा हूँ सिंपल स्टूडेंट बीन डॉट टीएक्सटी, टेक्स्ट फॉर्मेट में। एरर जनाब वो आपको यहाँ पे दे रहा, वो बेसिकली वो क्योंकि हमारे पास ये ऊपर
पैकेज ये ऊपर हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो उसके ऊपर आप क्लिक करें तो वहां पे कह रहा है ऐड इंपोर्ट फॉर जावा .io.file, तो देखो ये उसने ऊपर ऐड कर लिया। अच्छा फाइल की क्लास ऐड हुई है, मुझे ना उसके काफी सारी क्लासेस यूज करनी होगी, इसलिए फिर मैं यहाँ पे डॉट स्टैटिक लगा लेता हूँ। हाँ, अब आयो की तमाम क्लासेस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे हर एक क्लास को ऊपर बार बार इंपोर्ट करवाना पड़ता, कोड बढ़ जाता। ठीक है जी, अब हमें क्या काम करना होगा, हमें उसको स्टोर करवाना है। स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पर एक क्लास यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की एक क्लास है जो हमारे जो ऑब्जेक्ट के जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो उसके वेरिएबल्स हैं, उनको किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कराने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रख रहा हूँ OOS इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है, इस ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को हमें एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करना है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, जैसे मैंने भी आपको बताया, इसने ऑब्जेक्ट्स की स्टेट को स्टोर करना है, लेकिन इसने ऑब्जेक्ट की स्टेट को प्रोवाइड करना है आगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम को, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम ने उसको ले जाके हमारी डाटा जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर ले जाके राइट कर देना। तो हमें यहां पर एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना होगा, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हम f के नाम का जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ था वो हम पास कर रहे हैं। अब इस लाइन को आप जरा तवज्जो के साथ और तसल्ली के साथ देखें। एक तो हमने फाइल का एक f का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर हमने सिर्फ पाथ दिया, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। बेसिकली ये वाली जो स्ट्रीम है ना, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, इसको हमने कनेक्ट कर दिया फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के अंदर हमने एक पाथ दे दिया। तो जो डाटा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से आ रहा होगा वो फाइल आउटपुट स्ट्रीम को मिल जाएगा, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम उसको ले जाके एक f फाइल के अंदर डाके उसने उसको राइट कर देना। ये जो स्ट्रीम्स होती हैं इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हमारे पास डिफरेंट पाइप्स होते हैं, आप एक पाइप को किसी दूसरे पाइप के साथ आप आगे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसको आगे आप किसी और पाइप के साथ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पर एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम के साथ कनेक्ट किया। एक बात ध्यान में रहे कि ये जो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डाटा मेंबर्स को राइट करेगा, ये दो तरह के डाटा मेंबर्स को राइट नहीं करेगा। दो तरह के डाटा मेंबर्स की स्टेट को हार्ड डिस्क पर या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज के पर स्टोर नहीं करेगा। वो कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया स्टैटिक जो मेंबर्स होंगे, उनको सेव नहीं करेगा, और सेकेंडली एक और हमारे पास डाटा मेंबर्स होते हैं जिनको आप एक स्पेशल कीवर्ड है ट्रांजिएंट कीवर्ड, ट्रांजिएंट कीवर्ड के साथ अगर आपसे यूज करेंगे किसी भी डाटा मेंबर को, अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो वो उसको भी स्टोर नहीं करेगा। जो नॉर्मल होंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे 4 डिक्लेयर करा, चारों के चारों नॉर्मल है, इन चारों को वो स्टोर कर देगा। ट्रांजिएंट को स्टोर नहीं करेगा और स्टैटिक को स्टोर नहीं करेगा। ट्रांजिएंट, जैसे अगर आप यहाँ पे सपोज ये मैं बीन के साथ अगर मैं यहाँ पर ठीक है, ये देख लें, ये ट्रांजिएंट कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे। अब इसके साथ अगर मैं ट्रांजिएंट लगा दिया, इट मींस अब ये ना रोल नंबर को सेव करेगा ना वहां से सेव करेगा। अगर स्टैटिक लगा देंगे तो उसको भी वो सेव नहीं करेगा, तो हम इसको नॉर्मल रख रहे हैं ताकि हमारे सारे सेव हो जाएं। समझ लगी थी बात की कि ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को स्टोर करेगा, लेकिन उन डाटा मेंबर्स को स्टोर करेगा जो नॉर्मल है, ट्रांजिएंट और स्टैटिक को स्टोर नहीं करेगा। बस ये हमारा काम हो गया। अब आपने बस एक स्टेटमेंट लिख ली है OOS डॉट राइट ऑब्जेक्ट, कि भाई उस ऑब्जेक्ट को अब राइट कर दो जो ऑब्जेक्ट अभी ऊपर हमने क्रिएट किया। और यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा राइट होगा? जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है उसका नाम हमने रखा था std1, उसकी स्टेट्स को ले जाके राइट करना है।
और std1 की जो स्टेट्स है उनकी वैल्यूज है 333 उस्मान, 233 मुल्तान, ये उसकी स्टेट्स। इसको ले जाके हमने राइट कर देना है और जस्ट टू एंश्योर कि आपका राइटिंग का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, हम OOS का एक फ्लश मेथड है उसे हम कॉल कर लेंगे। और अगर आप उसके बाद OOS को यानी कि जो स्ट्रीम आपकी ओपन है उसको आप क्लोज भी कर देंगे। यानी कि थोड़ी सी टेक्निकल स्टेटमेंट बस सिर्फ एक ही आ रही है ये वाली, बाकी तो बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। अब इस एप्लीकेशन को अब हम चलाते हैं। अब हमने इस per.jsp से हमने अपनी एप्लीकेशन को चलाना है, तो इसलिए मैं उसका पाथ चेंज कर देता हूं। ओके करें। अब हमने क्या नाम रखा था जी, किस नाम से सेव होगी, सिंपल स्टूडेंट बीन, और डी के अंदर सेव होगी। तो अभी हम जाके पहले इसको चलाने से पहले हम डी को चेक कर लेते। इस नाम से हमारे पास कुछ बीन्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए तो हैं, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे बीन्स बने पड़े, लेकिन सिंपल स्टूडेंट बीन का नाम का कोई भी आपको यहाँ पे फाइल जो है वो आपको नजर नहीं आ रही होगी। आपको तो वैसे ही कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। उसको रखे, इसको मैं रन करने लगा हूँ जी। यहाँ पे भी कोई मैसेज नहीं आया। अगर आप चाहें, क्योंकि हमने कोई मैसेज लगाया हुआ नहीं है एक्चुअली, अगर आप कोई मैसेज लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप मैसेज लगा सकते हैं कि जी फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, या अदरवाइज कोई एरर मैसेज, कभी कोई एक्सेप्शन अकर हो जाती है तो उसके लिए भी आप एरर मैसेज वगैरह आप लगा सकते हैं। तो वैसे ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जब आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप ये सारा अपना ब्लॉग जो है वो ट्राई कैच के अंदर आप लगाएं। तो हो सकता है जो हमने पाथ दिया वो रीड कर लिया, हाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए। और यहाँ पर out.println में जाके आप ई को प्रिंट करा दो, और यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप एक उसको मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप उसको एक मैसेज दे दें कि दी फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, या स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क, कोई भी मैसेज। दोबारा से चलाते हैं, जैसे तो फाइल क्रिएट हो चुकी होगी हमारी, दोबारा चलाने से बस वो एक मैसेज हमें मिल जाएगा, एरर नहीं आया, एक्सेप्शन नहीं आया, तो इट मींस कि हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। डी में है जी, और यहाँ पे देखें सिंपल स्टूडेंट बीन के नाम का एक हमारे पास एक txt फाइल बन गई है। इसको डबल क्लिक करके अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे कुछ आप शायद उसको करेक्टली रीड ना कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ डाटा है जो रीड हो भी रहा है, मुल्तान जैसे उस्मान और कोई नेम वगैरह, ये कोई मार्क्स, इसकी वैल्यूज, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए प्रॉपरली रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट जाके स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में। जितनी जमाइयाँ तुम लोगों को मेरे सामने आ चुकी है ना, मुझे पूरी जिंदगी में नहीं आई होगी। कभी इसको कभी इसको कभी इसको कभी उसको, वो तो सो रहा है बैठा, वो पीछे आगे नहीं, आगे सो रहा वाला तो आगे कोई भी नहीं है। आगे अगर कोई होगा भी ना तो सो रही है होगा, उसको देख रहा है ना, सो रहे हो ना, देखो जरा मेरा संडे बर्बाद करके तुम लोग यहाँ बैठ के सो रहे हो। कितने सुबह आ गए, काम चेक करो। अच्छा चलो, ये हमारा बीन उसकी स्टेट जाके स्टोर हो चुकी है। अब हमने क्या काम करना है, रिस्टोर कराना है। ठीक है, रिस्टोर कराना है, इसी के नीचे हम स्टोर का कोड लिखते हैं। जो काम आपने स्टोर कराने के लिए किया है, जस्ट सिंपली उसका रिवर्स आपने रिस्टोर के लिए करना है। स्टोर कराने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम था, तो रिस्टोर कराने के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा जी, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। उसका नाम हम रख रहे हैं OIS इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ऊपर हमने ऑब्जेक्ट दिया था फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, यहां हम क्या ऑब्जेक्ट दे देंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम। सिंपल, और पाथ हमें वही देना होगा,
एफ वाला, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से हमने उसको रीड करना है, वो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाकर सेव किया था। राइट करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट का राइट ऑब्जेक्ट मेथड यूज किया था। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ois डॉट रीड, वो राइट था, यहाँ पे रीड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी नोट कर लो यहाँ पर कि जो रीड ऑब्जेक्ट जो है ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रीड करेगा ना वहां से, वो ऑब्जेक्ट उठा के आपको रिटर्न कर देगा। अब वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो किस टाइप का होगा, ये नजर आ रहा है आप लोगों को जहां मेरा पॉइंटर है इस टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और ऑब्जेक्ट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट जो आपकी टॉप मोस्ट क्लास है आपकी, इससे आपकी तमाम क्लासेस इससे ड्राइव होती है। यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, वो स्टूडेंट बीन क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा, बल्कि वो जो उसकी भी पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब हमें यहां पर उसकी टाइप कास्टिंग करनी होगी, उस ऑब्जेक्ट को हम टाइप कास्ट कर लेंगे अपने स्टूडेंट बीन में, क्योंकि वो जो आपको क्लास रिटर्न कर रहा है वो तो ऑब्जेक्ट की क्लास है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट होगा, तो हम उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इसको यही स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ये रिटर्न तो हो रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर वो जो स्टूडेंट बीन जो मैंने एक बनाया था उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, स्टूडेंट बीन एस बी इक्वल्स टू, इसने इसको रिटर्न कर देना इसके अंदर, लेकिन बस मुझे टाइप कास्टिंग यहां पर करनी होगी। उसको हम इसको इंपोर्ट कराते, इंपोर्ट स्टूडेंट बीन। चलो अब स्टेटमेंट को जरा समझ लो, मैंने एक स्टूडेंट बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि वहां से जो ऑब्जेक्ट वो रीड करेगा वो स्टूडेंट बीन टाइप का होगा ना, वो जो ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करेगा तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो भी स्टूडेंट बीन टाइप का ही होना चाहिए। और वो यहां से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हमने उसकी टाइप कास्टिंग कर ली है इस क्लास के अंदर, स्टूडेंट बीन की क्लास के अंदर, बस सिंपली। अब हम डाटा हमारा सारा अब आ गया एस बी के अंदर, एस बी का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर आ गया, बस हमने उसको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए आप क्या काम करेंगे, आउट डॉट प्रिंट एलन एस बी डॉट लगाएंगे तो आपको सारा ये मिल जाएंगे मेथड ऊपर, गेट रोल नंबर, आउट डॉट प्रिंट एलन एस बी डॉट गेट नेम, सारे हम वैल्यूज को हम इस तरह से गेट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो वो सेटर गेटर स्टैंडर्ड बने पड़े थे ना, इस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं कि उसकी जो वैल्यूज है उनको हम डिस्प्ले करवा पा रहे हैं। अदरवाइज अगर प्रॉपर सेटर गेटर ना होते तो हम शायद ये काम ना कर पाते। तो रोल नंबर, नेम और उसके बाद हम मार्क्स को डिस्प्ले करा लेते, और लास्ट रह गया एड्रेस। गेट, ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन कोई मसला, एंड पर बस हमने इसको क्लोज कर देते, जो स्ट्रीम हमने ओपन की थी ois डॉट क्लोज, यहाँ पे फ्लश की जरूरत नहीं है, फ्लश हम राइट करते होती करते हैं, ट्राई कैच के अंदर ही सारा काम होया हुआ है, तो इसलिए इसको ट्राई कैच की भी सच कोई जरूरत नहीं है सेपरेटली। चलो जी रन करते हैं जी अपनी एप्लीकेशन को। उससे पहले हमें सिर्फ ये मैसेज मिल रहा था स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टोर्ड ऑन HDD। अब हम रन करते हैं, इस मैसेज के नीचे ही आपको उसकी वैल्यूज भी मिल जाएगी, 33 उस्मान, और ये अब उसने वो जो फाइल स्टोर थी ना वहां से उठा के उसने डिस्प्ले की है। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज नहीं डिस्प्ले कराई, ये बात जरा ध्यान में रखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हमने यहां डिस्प्ले कराई थी। गेट प्रॉपर्टी को जब आपने बॉडी के अंदर यूज किया था, JSP डॉट गेट प्रॉपर्टी, यहां पर बीन स्टोर नहीं हुआ था, यहां पर ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं हुआ था, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने स्टोर भी कराया, और हमने वैल्यूज जो हमने उठाई है वो जो फाइल बनी थी वहां से हमने उठाई। ठीक हो गया। इस दौरान अगर पीछे से फाइल को डिलीट कर देता है तो हाँ, फाइल भी डिलीट हो सकती है, जो बीन फाइल है, या कौन सी वाली जो जो ऑब्जेक्ट आपका सेव हुआ है। हाँ देखो दरअसल हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसी फाइल्स को हम इतना ओपन नहीं रखते
कि जी हर किसी बंदे को नजर आ रही हो, जैसे हमने तो अपनी आसानी के लिए हमने उसको डी के अंदर स्टोर करा लिया। अमूमन वो जो आपकी एप्लीकेशंस जो इंस्टॉल होती है उसके किसी फोल्डर के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर वहां पे ले जाके वो कहीं पे ले जाके उसको सेव कर देता है, वहीं से उसको रिस्टोर करा लेता है। प्रोग्राम फाइल में ऐप डाटा। हाँ, ऐप डाटा के अंदर नॉर्मली जो है, ऐप डाटा के अंदर नॉर्मली आपके ऑब्जेक्ट्स की जो है सर लेकिन सर जब हमने उसे रिट्रीव कर लिया जी इनपुट स्ट्रीम के जरिए, तो उसके बाद तो डिलीट हो जानी चाहिए ना वो फाइल। जी उसके बाद क्यों डिलीट हो क्यों जाएगी। क्यों डिलीट हो जानी चाहिए अभी? हमारा तो काम खत्म हो गया, सेव कराया था, रिस्टोर कर लिया डाटा वहां से। अब जब दोबारा कोई नया नया सेशन कहीं पे जाके हाँ हाँ, स्टोर होगा, वो अगर आप करना चाहें तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ जाएगा, तो बहरहाल डिलीट हो जाएगी वो फाइल। सर बेटर ये है कि पड़ी रहे, जब नेक्स्ट टाइम होगा रिप्लेस वो उसको रिप्लेस कर देगा, नए ऑब्जेक्ट की नई वैल्यूज के साथ उसको रिस्टोर कर देगा। लेकिन सर तो वही ये टाइम पे जब भी उठाएगा उस लास्ट सेशन से उठाएगा ना, हाँ हाँ, जबकि उसके बाद तो हम काफी काम कर चुके हो सकता है हमने सेव ही ना किया हो, एग्जिट कर दिया हो ट्रैक, लेकिन उसके बाद सेशन तो स्टोर पड़ा है वहां तक का तो स्टोर है। जी सर। तो अब ये डिपेंड करता है भाई आप कैसे जो है वो काम करना चाह रहे हैं। आप उसको डिलीट कराना चाह रहे हैं तो बेशक डिलीट कराते हैं, कोई इस तरह बड़ा इशू नहीं है। फाइल की क्लास आपके पास अवेलेबल है, उसको यूज करते हुए आपसे डिलीट करा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमने परसिस्टेंस को देखा तो सही, ये परसिस्टेंस हमने यहाँ पे यूज की। एक छोटी सी एक बात को एक समझ लें, एक सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आपने एक बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको सीरियलाइज कर दिया, हार्ड डिस्क पर स्टोर कर दिया, सीरियलाइजेशन हो गई। अब इससे पहले कि आप उसको डीसीरियलाइज करते, जो आपकी जो बीन क्लास जो थी उसके अंदर आपने चेंजिंग कर ली। सपोज जब ऑब्जेक्ट सेव किया उस टाइम जो प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज को आपने खत्म कर दिया, कोई नई प्रॉपर्टीज आपने डाल दी। अब जो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट हुआ है वो, और जो इस टाइम एग्जिस्टिंग जो आपकी बीन क्लास जो है वो डिफरेंट हो चुकी है। अब जब आप उसकी टाइप कास्टिंग करेंगे ना, तो टाइप कास्टिंग में आपको एरर देगा कि भाई अब वो उस टाइम उसकी क्लास की स्टेट कुछ और थी, अब क्लास की स्टेट जो है वो कुछ और हो चुकी है, पहले मेथड कुछ और थे जब आपने सेव किया था, अब मेथड ही वो वाले नहीं रहे। अब क्या होगा? 1 मिनट में अगर कम या ज्यादा हो गया वो क्लास के, क्योंकि आपकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में अब आप उसको डीसीरियलाइज नहीं कर सकेंगे, और जो डाटा स्टोर जो था वो अब रिट्रीव नहीं हो सकेगा। हालांकि हमने स्टोर तो कर लिया था, लेकिन अब वो एरर देगा आपको। अब इसका क्या हल है? इसका हल है लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस की फॉर्म में, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को, जिन ऑब्जेक्ट्स को आप डाटा फॉर्मेट में स्टोर ना करें, डाटा फाइल्स के अंदर स्टोर ना करें, हमने तो टीएक्सटी फाइल बना ली थी ना, बल्कि आप अपने डाटा को एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर करें। एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर करने का फायदा यह है कि अगर आपकी जो क्लास है उसका स्ट्रक्चर अगर चेंज हो भी जाएगा तो भी जो ऑब्जेक्ट आपने स्टोर किया था उसको रिस्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस, यानी कि आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स को एक्सएमएल फॉर्मेट में स्टोर कर। ठीक है जी। अब लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस कैसे आएगी? आप अपने ऑब्जेक्ट के डाटा को एक्सएमएल फॉर्मेट में कैसे स्टोर करेंगे? सारा कोड सेम रहेगा, सिर्फ एक ये वाली लाइन चेंज होगी और रिस्टोर करते वक्त एक ये वाली लाइन चेंज होगी, बस। हाँ, इसलिए थोड़ा सा हौसला रखें। काम हमारा ऑलमोस्ट सारे का सारा हो चुका है, बस 5 मिनट का काम और है। मैं ऑब्जेक्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हम एक नया मैं पेज बना रहा हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं काम कर रहा ताकि कोड आपका जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। इसको कमेंट कर दे, उस लाइन को एक लाइन वो ऐड कर दे। हाँ, ऐसे भी किया जा सकता इसी को कमेंट, चलो ऐसे कर लेते, ऐसे कर और लेते, नई लाइन ऐड कर, ऐसे कर लेते जी। ये सर अगर दोनों बनाएंगे तो टीएक्सटी भी बनाएगा, एक्सएमएल भी बनाएगा, ऐसे ही होगा ना? हाँ, ये भी ठीक है। चलो फिर यही कर लेते हैं। मैं अपने वेब पेजेस में आके एक नया वेब पेज ऐड कर रहा हूँ जेएसपी का, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ XML JSP .jsp, वो साथ लगा देगा। XML JSP में आ गए, यहाँ पर हमने वो ऑब्जेक्ट उसको पेस्ट कर दिया। इसका नेम और बाकी कंटेंट्स अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इसे चेंज कर दें। प्रॉपर्टी मैं इसकी चेंज कर रहा हूँ,
अब बॉडी में आ जाए, ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है, अब बस मुझे एक्सएमएल फॉर्मेट में मुझे स्टोर कराना है। अब एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर स्टोर कराने के लिए अभी हमने जैसे पीछे हमने यूज किया था ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को, यहां पर हमारे पास एक नई क्लास है और उस क्लास का नाम है XML एनकोडर। XML एनकोडर, ENCO, XML एनकोडर। इसका नाम आप कुछ भी रख लें, XML मैं इसका नाम रख रहा हूं, इक्वल्स टू न्यू XML एनकोडर। अच्छा, हमने अभी प्रीवियस पेज के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को कनेक्ट किया था फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ, ऐसे किया था ना। अब ये जो हमने XML एनकोडर का जो ऑब्जेक्ट बनाया इसको भी हम कनेक्ट करेंगे अपनी फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ, लेकिन बस बीच में एक स्ट्रीम और आएगी और वो स्ट्रीम है हमारी, क्या नाम है उसका स्ट्रीम का, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसको हम कनेक्ट करेंगे बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ, और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम को हम कनेक्ट कर देंगे अपने XML एनकोडर के साथ। बस फाइल का वो तो बनाया तो नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी हम उसको यहाँ पे पाथ दे देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट भी पाथ दिया जा सकता है, आप वैसे कर लें या ऐसे कर लें, दोनों तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। XML एनकोडर और XML एनकोडर को हमने कनेक्ट करना है न्यू बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम के साथ। बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम और बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम को आपने कनेक्ट करना है किसके साथ, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ। ठीक, बस सिर्फ यही थोड़ा सा फर्क है, XML एनकोडर और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के बीच में बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम आ जाएगी, जबकि ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ। ठीक, यहां पे मैं दे देता हूं न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहां पर आगे आप उसको हम पाथ दे देते हैं कि भाई कहां पर सेव करना है जी, मैं डी के अंदर ही सेव कर रहा हूं, d:// इसका नाम हम रख देते हैं XML student bean। चलो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि मे बी के इस नाम से पहले कोई फाइल बनी पड़ी हो, .xml भी मैं साथ लगा रहा हूं और इससे पहले मैं यहाँ पर SV लगा रहा हूँ, SV XML student bean, और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है जी, बस यही एक टेक्निकल स्टेटमेंट है, बाकी कोई टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं है। आगे हम थोड़ा सा कोड तो में लिखना होगा 4-5 लाइंस का, लेकिन वो ऐसा कोई टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं होगी। अब हमने क्या काम करना है जी, XML एनकोडर जो हमने लिया था डॉट राइट ऑब्जेक्ट मेथड, जैसे हमने वहां यूज किया, कौन सा ऑब्जेक्ट राइट करना है, std2, जो ऊपर मैंने JSP use bean टैग के अंदर मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद राइट हो जाएगा। जस्ट टू एंश्योर ये सक्सेसफुली राइट हो गया, यानी हम फ्लश का मेथड कॉल कर लेते हैं, और क्लोज कर देते हैं। और ज्यादा बेहतर क्या होगा कि ये काम हम कौन से ब्लॉक के अंदर करें, ट्राई कैच के अंदर कर लेते हैं भाई ये काम। ट्राई कैच आउट डॉट println। ठीक है, मैसेज भी प्रिंट करा दें साथ ऊपर के भी, आपका डाटा जो है वो XML फॉर्मेट में प्रॉपर्ली सेव हो गया। तो अब हम यहाँ पर एक क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम एक आउट डॉट println पे मैसेज दे देते हैं, XML फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, चलाएं एप्लीकेशन को। नाम रखा है SV XML student bean .xml। अगर सक्सेसफुली सेव हो जाती है फाइल तो आपको XML क्रिएटेड का मैसेज मिल जाएगा, XML फाइल क्रिएटेड, अदरवाइज वो आपको कोई एक्सेप्शन दे देगा। हमें XML JSP.jsp से हमें अपनी एप्लीकेशन को रन करना होगा, तो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में आ जाएं
रन में आ जाएं और इधर आप दे दें XML JSP.jsp, ओके, और इसको रन कर दें। आके लोग देख रहे हैं वो जिंदा भी है कि नहीं, कि ना कोई आवाज आ रही ना कोई बंदा बाहर आ रहा। XML फाइल क्रिएटेड, इसका देखते हैं जी आपने डिलीट में जाके, वो एक बंदा बाहर जाके शक्ल दिखाया कि भाई हम खैर खैरियत से सारे। कौन था? जबार साहब थे। अच्छा 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 अच्छा, ये SV XML स्टूडेंट बीन, ये हमने फाइल क्रिएट की है। इसको डबल क्लिक करके अगर आप ओपन करें तो यहाँ पर देखो आपको कुछ ऐसा डाटा जो है वो नजर आ रहा है जो कि XML फॉर्मेट में है। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उस फाइल का जो फॉर्मेट था वो और था, इसका फॉर्मेट और है। यहाँ पर आपको टैग्स नजर आ रहे होंगे, ये XML फॉर्मेट है और XML के टैग्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, जबकि वहां पर हमारा डाटा जो सेव हो रहा था वो बाइट फॉर्म के अंदर स्टोर हो रहा था। ठीक है जी, फाइल क्रिएट हो गई हमारी। अब हम इसी से डाटा को रिस्टोर कराते हैं। इसको हमने कभी भी सेव नहीं करना, अदरवाइज डीसीरियलाइजेशन नहीं हो सकेगी। ठीक है, डू नॉट सेव, अगर कुछ चेंजिंग इसके अंदर हो भी गई थी तो। हाँ हुआ तो सिर्फ फॉन्ट की थी, लेकिन फिर भी कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती। चलो अब हम इसको रिस्टोर कराना है। तो जैसे हमने वहां पर उसको सेव किया था तो हमने उसको रिस्टोर कराते वक्त उसी पैटर्न को हमने रिवर्स कर दिया था, वही काम यहाँ कर दो। राइट करने के लिए XML एनकोडर है, तो रीड करने के लिए क्या हो जाएगा? XML डिकोडर हो जाएगा। सॉरी, XML डिकोडर XML D इक्वल्स टू, ये एक्चुअली ऊपर उसने पैकेज इंपोर्ट नहीं कराया होगा, तो इस ऊपर XML एनकोडर का तो पैकेज है, डिकोडर का नहीं है, इसलिए उसने आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो बाद में या तो ऑटो ऐड करा लेगा या अगर नहीं कराएगा तो हमसे ऐड कर लेंगे। इक्वल्स टू न्यू, सॉरी, न्यू XML डिकोडर, और ऊपर हमने एनकोडर को बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम पास की थी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? बफर्ड इनपुट स्ट्रीम। और ऊपर हमने बफर्ड इनपुट स्ट्रीम को हमने कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया था? न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, तो उसको क्या पास कर देंगे? बस अगर आप एक कोड को थोड़ा सा अच्छे तरीके के साथ समझ के उसको अगर आप काम कर लें तो आगे आपके लिए कोई मसला नहीं है। और इसको हमने क्या पास करना है? वो पाथ जहां से हम फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं और पैकेजेस को अगर वो कहता है कि जी इंपोर्ट करना है, हाँ डबल कोटेशन कहां से हमने स्टार्ट किया? सॉरी, यहाँ करेंगे जी, बिल्कुल। तो क्या हो गया भाई? ऐसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये पैकेजेस हमें इंपोर्ट करने होंगे, तो अगर आप java.io.static कर लेना तो इनसे वैसे ही जान छुट जाएगी आपकी। तो XML डिकोडर हम अलग से कर लेते हैं, और ऊपर जहां पर हमारे पास IO पैकेजेस कुछ आ रहे होंगे, जैसे ये आ रहा है, तो io.static अगर आप लगा लेंगे तो आपकी इन सब पैकेजेस को अलग अलग इंपोर्ट आपको नहीं कराना पड़ेगा। चले अब नीचे देखते हैं, वो एरर अब हमारे खत्म हो चुके होंगे। चलो ऑब्जेक्ट जो है अब रीड करने लगते हैं। हम वहां पे हमने राइट किया था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रीड करना है जी। लेकिन अब जब हम रीड करेंगे तो उसी तरह से टाइप कास्टिंग हमें करनी होगी, ठीक है ना? कास्टिंग हमें करनी होगी। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट बीन, SB1 मैं कर रहा हूं, इक्वल्स टू न्यू नहीं लगाना बल्कि हम टाइप कास्टिंग करेंगे यहाँ पे, और यहां पर हम रीड ऑब्जेक्ट करेंगे XML D डॉट रीड ऑब्जेक्ट। इसने भी एक ऑब्जेक्ट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है और उसको हमने टाइप कास्ट कर लिया स्टूडेंट बीन में। इसका भी पैकेज आपको ऊपर इंपोर्ट करना होगा। चलो बस अब अगर आप देख लें ऊपर लाइन, उसने ये एक स्टूडेंट बीन का पैकेज, ये भी उसने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब क्या करना है जी?
बस अब प्रिंट कराना है। तो प्रिंट जैसे हमने वहां कराया था उसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिर्फ मुझे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करना होगा। बाकी ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है, रीडिंग वैसे ही हो जाएगी, यानी प्रिंटिंग, सॉरी रीडिंग नहीं प्रिंटिंग। तो यहाँ पर हम कर लेंगे SB1 जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया। सेव करें और इस एप्लीकेशन को रन करें। XML JSP से ही हमारी एप्लीकेशन रन हो रही थी। हाँ क्लोज भी करा लेते हैं जी, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे उसने XML फाइल क्रिएटेड और उसके बाद उसने XML फाइल से डाटा को रीड करके उसने यहाँ पे डिस्प्ले करा। ठीक है, उसे क्लोज कराना है तो इसको हम XML D को हम क्लोज भी कर लेते हैं। ये है हमारे पास लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस। चेंज अगर हो भी जाएगी तो जो आपकी सिंपल परसिस्टेंस जो थी वो तो इफेक्ट करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस जो है ये इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर जी? चलो ये हमारा तकरीबन 1.5 घंटे में तकरीबन 2 हफ्ते का काम हमारा हो गया। एक टॉपिक हमारा रहता है वो है कस्टमाइजेशन, बीन कस्टमाइजेशन। बीन कस्टमाइजेशन यही है कि अभी अगर आपने बीन की प्रॉपर्टीज वगैरह को आपने को सेट करना है, को चेंज करना है, तो आप बीन को कस्टमाइज कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल में ये बात कही थी कि एक बटन जो है वो भी जावा बीन हो सकता है, ठीक है ना। आपने बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया आपने फॉर्म के ऊपर, फिर आप प्रॉपर्टी विंडो में चले गए। प्रॉपर्टी विंडो में जाने के बाद आपने उसका नाम चेंज किया, आपने उसकी हाइट एंड विड्थ चेंज किया, आपने उसका कलर चेंज किया। आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर बेसिकली जो बीन बनाया वो हमने कोई ऐसा कोई विजुअल कंपोनेंट नहीं बनाया, तो इसलिए मैं आपको जस्ट ये कस्टमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बस मैं आपको एक थ्योरेटिकली जो है मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से बीन की कस्टमाइजेशन का ये मतलब होता है। मैं आपको एक ये डॉक भी मैं चेक करा देता हूँ। सपोज हम आते हैं जी गूगल पर, अगर आप इसकी मजीद डिटेल देखना चाहें, उसको पढ़ना चाहें, तो वो आप कैसे पढ़ लेंगे? आप जावा बीन्स ओरेकल डॉक लिख के आप उसको सर्च कर लें, ओरेकल डॉक्स, तो ये ट्यूटोरियल्स वो आपको कुछ यहाँ पर दे देगा। इसके अंदर राइटिंग जावा बीन कंपोनेंट, ये आपकी कोर्स आउटलाइन का पहला पॉइंट था, राइटिंग जावा बीन कंपोनेंट। उसने तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी कोर्स आउटलाइन जो है वो यहीं से, इसी ट्यूटोरियल से उठा के जो है वो आपको बना के दी हुई है। तो राइटिंग जावा बीन कंपोनेंट्स के आपने जावा बीन कंपोनेंट्स आपने कैसे लिखने हैं, नेमिंग कन्वेंशंस क्या होंगी, बेसिकली वो यहाँ पर आपको यही बात बता रहा है कि प्रॉपर्टीज को कैसे लिखना है, प्रॉपर्टीज को आपने कैसे बनाना है, मेथड्स को आपने कैसे लिखना है, उसका क्या कन्वेंशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट करें जी। एडवांस जावा बीन टॉपिक्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बीन परसिस्टेंस मिलेगी आपको, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस मिलेगी और बीन कस्टमाइजेशन मिलेगी। ये टॉपिक आपके सारे इस वाले वीक के हैं, बीन परसिस्टेंस, लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस और बीन कस्टमाइजेशन। तो परसिस्टेंस से क्या मुराद है जी, वो यहाँ पे आपको सारी डिटेल बता रहा है, ये तो शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये सारी बातें आपको यहाँ पे वही कर रहा है जो मैंने आपको ऑलमोस्ट आपको थ्योरेटिकली वैसे ही आपको बता दी है। सीरियलाइजेबल का यहाँ पर वो आपको जिक्र कर रहा है, कंट्रोल सीरियलाइजेशन है, इधर आपको यही बात बता रहा है कि किन को आप सीरियलाइज नहीं कराना चाह रहे, जिन वेरिएबल्स को, उनको ट्रांजिएंट या स्टैटिक आप डिक्लेयर कर दें। ठीक है, और लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस के अंदर वो एक्सएमएल फॉर्मेट का जिक्र कर रहा है, यहाँ पे शायद आपको नजर आ रहा हो कि आपने अपने बीन की स्टेट को एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर स्टोर कराना है। एनकोडर डिकोडर यूज होगा, एक्सएमएल एनकोडर, एक्सएमएल डिकोडर, जिसको भी हमने यहाँ पर अप्लाई किया। व्हाट इज एन एक्सएमएल, उसके एक्सएमएल के मुतालिक उसने थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बता दिया। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर आप नए टैक्स के सेट वगैरह बना सकते हैं। बीन कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन द अपीयरेंस एंड द बिहेवियर ऑफ द बीन विद इन एन एप्लीकेशन। तो ये आपके पास है, इसके लिए कुछ इंटरफेस और क्लासेस वगैरह यूज होती हैं, और यहाँ पर आपको यही एग्जांपल दे रहा है कि आप किस तरह से उसका बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, और जब आप किसी बटन का या आप चेंज कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू, तो बेसिकली आप बीन की कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। मजीद डिटेल आप इस वेबसाइट से जो है वो आप जाके ले सकते हैं। जावा बीन्स और ओरेकल डॉक्स आप लिख के गूगल पे सर्च करें, पहली वेबसाइट आपको ये ओरेकल की ट्यूटोरियल्स की मिल जाएगी।
क्लियर जी। चलो जी, ये 2 वीक का काम आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बाकी अब आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितने आप इसके ऊपर ग्रिप कर पाते हैं।